नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एस्केलेट एकेडमी। मैं अमित वर्मा आपके लिए लेकर आ गया हूँ जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के जो मेंस पेपर हुआ है उसका सलूशन आपके सामने। तो गाइस, इसके पहले हमने जेपीएससी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए थे आपके जो प्री एग्ज़ाम था उसके भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और वो भी आपके वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इस जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे कि जेपीएससी एग्जामिनेशन का पेपर जो सोल्यूशन है जो 2013 में हुआ था एग्जामिनेशन, उसके बारे में हम आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जैसा कि हमको पता है कि एग्जामिनेशन जेपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है, और उसमें जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अब उनको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। तो और जो मेंस का एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इन नवंबर, जहाँ तक है कंडक्ट हो जाएगा। तो गाइस, इसका मेंस ऑब्जेक्टिव जो पेपर है इसमें दो पार्ट होता है। पहला पार्ट रहता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, और जो सेकंड पार्ट होता है इसी पेपर का इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये आपके 7 क्वेश्चन ओवरऑल होते हैं जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम आपको इसमें डिटेल समझा बताएंगे कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है और कैसा इसका सोल्यूशन हमने इस पेपर में सोल्यूशन भी आपको बताया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अमित वर्मा। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरी ट्विटर अकाउंट है, ये मेरी कुछ और मेरी सब आईडीज़ हैं। आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो सेट 1 अभी हमने जो लिया है ये पेपर हमने 2 लिया है। दिस इज़ द पेपर 2 जो सोल्यूशन हमने सॉल्व करें हैं इसमें, और ये हमारे लेक्चर सीरीज़ का ये सेट 1 है। अब एक्चुअली पेपर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, तो इसको हमने सेट में डिवाइड करके ही आपको सॉल्व कराया है। तो ये पेपर 2 है, और पेपर 1 भी हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों के लिए। तो और अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने जो आपको प्री एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस कराए थे, अगर उसमें आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मैं जो हमने प्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में। तो आइए मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूं कि किस तरीके का पेपर आपका आता है, उसके बाद हम आपका सोल्यूशन करते हैं। तो ये गाइज आप देख सकते हो, ये आपका पेपर है जो जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 आवर फॉर ऑब्जेक्टिव है। टोटल 3 घंटे का पेपर है जिसमें 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं जो 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहेंगे, और 100 मार्क क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव का, और 2 घंटे का आपका सब्जेक्टिव का पेपर रहेगा, और ये आपका 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख सकते हो, और अपने आप पढ़ सकते हो ये चीज़। और ये पार्ट ए है। पार्ट ए में आपकी क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हम गो थ्रू पेपर कम्प्लीटली पेपर आपको दिखा देते हैं पहले, फिर उसके बाद हम आपको सॉल्व कराएंगे। और आप कहीं पे भी रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है, और हमने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच किया है, आप वहां पर जा कर के ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ये क्वेश्चंस आप जो प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप यहाँ उनसे भी यहाँ पे कभी कभार रिपीट कर दिया जाता है। तो मैंने जो प्री का पेपर हुआ था उसके लिए जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो वो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने उसका लिंक पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 50 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव थे जो कि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं कराए हैं, इसको हम बाद में सॉल्व कराएंगे। पहले क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव पे हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है, तो ये अब हम जो स्टार्ट करेंगे ये पार्ट बी स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव पे क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हैव टू रिक्वायर टू आंसर 4 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करेंगे। ये इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं। तो ये आप देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये कुछ पार्ट्स हैं इसके। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। तो जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही लेंदी पेपर है, बहुत ही टाइम टेकिंग है। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं होगा। और जैसे हम देख चुके हैं कि प्री में कट ऑफ जो है जेपीएससी का बहुत ही ज़्यादा हाई गया था, तो जिसके कारण आपको मेंस में और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन जो हमने बनाया हुआ था।
हम फर्स्ट सेट फर्स्ट पढ़ रहे थे, और जो है आइए देखते हैं फर्स्ट सेट में हमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है। पहला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमने देख, आप वहाँ मैंने पेपर अपलोड किया है, आप वहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन एनालिसिस देख सकते हो। तो ये पार्ट ए है जिसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय ड्यूटी एंड डेल्टा ऑफ अ कैनाल वाटर, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा फॉर अ गिवन बेस पीरियड। हमको जो डिराइव करना है, बेसिकली रिलेशन डिराइव करना है ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में। अब ये रिलेशन तो सभी को मोस्ट कॉमन है, ये आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन की, तो ये आपका ये रिलेशन है। बट ये रिलेशन आया कैसे, ये चीज़ उसने पूछी हुई है। सबसे पहले हमको पूछा है इसने ड्यूटी और डेल्टा क्या होता है, तो ड्यूटी हम बता देते हैं। पानी की ड्यूटी क्या होती है, 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं बी डेज के लिए, और तो वो डी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को मैच्योर कर दे रहा है, तो दिस इज द ये उसकी ड्यूटी कहलाती है। यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर कितने एरिया हेक्टेयर्स एरिया ऑफ लैंड को इरिगेट करता है, ये चीज़ कहलाती है पानी की ड्यूटी, और यही चीज़ होती है ड्यूटी ऑफ ड्यूटी। और सेकेंड चीज़ आपने पूछा है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आप कह सकते हो जितना टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड हुआ, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं इस लैंड पर, वो कहलाता है डेल्टा। दैट इज ड्यूटी। दो चीज़ होती हैं, एक होती है ड्यूटी, एक होता है डेल्टा। तो ड्यूटी क्या होती है कि 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को मैच्योर कर दे रहा है, तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ वाटर। और डेल्टा क्या होता है, जितना डेप्थ ऑफ वाटर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, जितना डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, तो जो डेप्थ ऑफ वाटर होता है वो हमारा डेल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमको रिलेशन ड्राइव करनी है। कैसे ड्राइव करेंगे, लेट द बेस पीरियड फॉर द क्रॉप बी हमने ले लिया बेस पीरियड, एंड 1 क्यूमेक पर सेकेंड। क्यूमेक्स क्या होता है, क्यूमेक इज इक्वल टू मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। ये किसकी यूनिट होती है, डिस्चार्ज की, ये आपको पता ही होगा। तो 1 क्यूमेक ऑफ वाटर बी अप्लाइड टू दिस क्रॉप ऑन फील्ड फॉर बी डेज। बी डेज के लिए हमने 1 क्यूमेक वाटर को अप्लाई किया इस क्रॉप फील्ड पे। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड टू दिस क्रॉप ड्यूरिंग बी डेज, हेंस इस बी डे में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना अप्लाई किया हमने, तो इसको हमने अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने बी डेज के लिए था, तो बी डेज इंटू 24 इंटू 60। अब क्योंकि एक क्यूब में वाटर से अप्लाई कर रहे थे तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आया जो बी डेज में हमने इस लैंड में लगाया, कितना आया, 86,400 बी टाइम्स ऑफ मीटर क्यूब। इतना पानी जो है हमने इस क्रॉप में लगाया ड्यूरिंग बी डेज ऑफ पीरियड। बाय डेफिनेशन हमको पता है ड्यूटी क्या होती है, 1 क्यूमेक पर सेकेंड अप्लाइड फॉर बी डेज में डी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड उसने मैच्योर किया। तो दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर वी, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम वी मैच्योर्स डी हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और डी हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ये आपका हेक्टेयर्स को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपकी कन्वर्जन यूनिट होती है। तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज इक्वल टू 10 पावर 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हेंस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ऑन दिस लैंड, इस लैंड टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना अप्लाई किया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम से आप एरिया को डिवाइड कर दोगे तो हमको टोटल डेप्थ पता चल जाएगी कि हमने इस फील्ड में कितना पानी को अप्लाई किया। तो 846 जो हमारा वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को हमने एरिया से डिवाइड कर दिया। एरिया जो हेक्टेयर में था तो हमने हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई 10 पावर 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 8.64 बी अपॉन डी, और ये वैल्यू हमारी मीटर में रहेगी। हेंस दिस टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, ये जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमने अप्लाई किया इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड पर, तो ये कहलाता है हमारा डेल्टा। हेंस डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, 8.64 बी अपॉन डी, और ये आपका रहेगा मीटर में। और ये डेल्टा इज इक्वल टू, अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो 864 बी अपॉन डी, और दिस वैल्यू विल बी इन डेल्टा, ठीक है, दिस वैल्यू विल बी इन सेंटीमीटर। तो गाइस आप देख सकते हैं डी, जिसमें डी क्या है, डी इज द ड्यूटी ऑफ वाटर एंड दिस इज द डेल्टा, दैट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी पार्ट,
दो जो है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट ड्यू टू अ स्टॉर्म। हमें डिफरेंट मेथड्स बताने हैं जो एवरेज रेनफॉल निकाल सके इन अ कैचमेंट ड्यू टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, तो डिस्कस द रिलेटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमको डिस्कस करने हैं इन शॉर्ट में। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे लिख कर समझाया हुआ है, तो देख सकते हैं। टू फाइंड आउट द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ कैचमेंट हमें तीन मेथड्स होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक मीन मेथड, थीसल पॉलीगन मेथड एंड आइसोहेटल मेथड। तो ये तीनों मेथड की हमने स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन मेथड क्या होता है। अभी ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि अब सिंपल नॉर्मल से आप देख सकते हो कि टोटल जो टोटल रेनफॉल अकर कर रही होती है, टोटल रेनफॉल एट अ कैचमेंट, ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रेन गेज से, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन से, तो ये हमको मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन। तो दिस मेथड अज्यूम्स द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईच रेन गेज स्टेशन टू बी द सेम। हम इसमें ये मान लेते हैं कि जो हर एक रेन गेज का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सेम है। जैसे ये रेन गेज है तो ये रेन गेज जो है इस पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल बताता है। तो हमने मान लिया कि जो इस मेथड में जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, अगर ये इसका एरिया इन्फ्लुएंस है इस रेन गेज का, तो ये हर रेन गेज स्टेशन के लिए ये सेम ही होगा। तो हम इसमें ये अज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि हम अजम्पशन इसमें इन्वॉल्व है, तो ये लीस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। And it also takes into account the rain gauge situated inside the catchment, यानी कि जो रेन गेजेस इनसाइड कैचमेंट के इनसाइड सिचुएटेड हैं उसको भी ये अकाउंट फॉर कर लेता है। ठीक है, बस उन्हीं को करता है एक्चुअली। इट ओनली टेक्स इनटू अकाउंट द रेन गेज सिचुएटेड इनसाइड द कैचमेंट। जितने भी कैचमेंट के अंदर जितने रेन गेज स्टेशन हैं ये उन्हीं को अकाउंट फॉर करता है, और जो कैचमेंट के बाहर वाले रेन गेज हैं उनको ये अकाउंट फॉर नहीं करता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। अगला मेथड देखते हैं, थीसन पॉलीगन मेथड। इन दिस मेथड एवरी रेन गेज स्टेशन इज असाइंड अ वेट। हम हर रेन गेज स्टेशन को एक वेट असाइन कर देते हैं। मान लो इसको W1, W2 और W3 हमने ये असाइन कर लिया पर्टिकुलर एरियाज को। अब जो ये वेट असाइन करते हैं ये इक्वल होता है इज नथिंग बट द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय दैट रेन गेज स्टेशन, यानी कि दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर जो रेन गेज हमने लगाया है वो कितना एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो W1 से इंडिकेट होता है। W1 कैन बी इक्वल टू A1 भी हम पुट कर सकते हैं, दिस W2 इज इक्वल टू A2 एंड दिस W3 विल बी इक्वल टू A3। ये आपको W3 आ गया। ठीक है, हेंस मीन रेनफॉल हम जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, टोटल रेनफॉल इंटू टोटल एरिया अपॉन टोटल एरिया। आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल रेनफॉल हर एक पर्टिकुलर स्टेशन पे कितनी हो रही है उसको मल्टीप्लाई करके फिर पर्टिकुलर स्टेशन का ऐड ऑन करके, क्योंकि यहाँ पे सम लगा हुआ है तो इसका P1 A1 जोड़ा प्लस P2 A2 इसका जोड़ा प्लस P3 A3 इस स्टेशन का जोड़ा, टोटल जो आपका वहाँ पर रेन गेज जो आपका रेनफॉल है। तो मीन रेनफॉल कैसे निकालेंगे, टोटल हमने जोड़ लिया इसको और जब टोटल एरिया से जब डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ गया मीन रेनफॉल। तो इन दिस मेथड रेन गेज लोकेटेड आउटसाइड द कैचमेंट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। ये इसका प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। हमने देखा था कि जो हमारे से पहले मेथड था अरिथमेटिक मीन मेथड, इसमें हम सिर्फ वही रेन गेज लेते थे जो कैचमेंट के अंदर हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम वो भी रेन गेज ले सकते हैं जो हमारे कैचमेंट के आउटसाइड सिचुएटेड हैं। Hence, this method is more accurate than arithmetic mean method. ये मेथड हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है as compared to arithmetic mean method. Hence, this polygon once constructed, जिसमें अगर एक बार हमने पॉलीगन बना दिया, अगर हमने इसमें एक बार पॉलीगन बना दिया for a catchment so long as location of rain gauge station do not change। तो अगर एक बार हमने कंस्ट्रक्शन पॉलीगन बना दिया तो रेन गॉज जो स्टेशन है उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती। दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टोपोग्राफिकल फैक्टर। ये भी एक इसका पॉजिटिव एडवांटेज है कि जो भी टोपोग्राफी हो उस एरिया की उसको ये अकाउंट फॉर नहीं करता। उसके बाद देखते हैं एक नोट है यहाँ पे, ये आप चीज़ देख सकते हो, ये एक नोट है। ठीक है, इफ अ स्टेशन इज हाफ
हिली एंड हाफ प्लेन। मान लीजिए एक ऐसा स्टेशन है जिसमें हिल्स भी हैं और आपका प्लेन भी है, ठीक है। तो एंड लोकेशन ऑफ रेन गेज इज इन हिली टेरेन। अब जो रेन गेज हमारा रखा हुआ है ये हिली टेरेन में रखा हुआ है, तो क्या होगा, देन द जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा ऑफ दिस रेन गेज स्टेशन हैव नॉट बीन करेक्टली एनकाउंटेड फॉर। तो हम इसका जो करेक्ट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। हेंस द रेन गॉज इन रियलिटी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द हिली टेरेन। ये हिली टेरेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है। तो आइए अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा आइसोहाइटल मेथड। आइसो पहले देख लेते हैं आइसो हाइट क्या होती है। दिस इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। ऐसे पॉइंट्स जहां पर रेनफॉल इक्वल हो रही हो, तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो उसके हर पॉइंट पर रेनफॉल आपको एक समान ही मिलेगी। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है और इट टेक्स इनटू अकाउंट टोपोग्राफिकल फैक्टर। ये टोपोग्राफिकल फैक्टर्स को भी अकाउंट फॉर करता है। फॉर एवरी रेनफॉल अ न्यू आइसो हाइट हैव टू बी मेड। यानी कि अगर डिफरेंट रेनफॉल्स हो रही हैं तो आपको हर रेनफॉल के लिए एक पर्टिकुलर आइसो हाइट बनाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सब एरिया दिया हुआ है, हमने इस एरिया को पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड कर लिया, A1 A2 A3 A4 A5 के फॉर्म में डिवाइड कर लिया। दिस इज द रेनफॉल विच इज अकरिंग और ये P1 ये सब हमने आइसो हाइट लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो मीन रेनफॉल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, PM इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 अब अपॉन 2, इन दोनों का मीन ले लिया, अपॉन द एरिया विद इन दिस, फिर प्लस P2 प्लस P3 अब बाई 2 इंटू एरिया बिटवीन दिस, फिर P3 प्लस P4 बाई 2 इंटू एरिया बिटवीन दीज टू। उसके बाद हमने क्या किया, P1 इंटू ये वाला एरिया ले लिया, P1 इंटू A1 ये वाला एरिया ले लिया, उसके बाद P4 A5 यानी कि ये वाला एरिया ले लिया P4 A5। अब इसको हमने टोटल एरिया से जब डिवाइड कर दिया तो ये हमको मिल गया एवरेज रेनफॉल फॉर दिस फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो ये सबसे एक्यूरेट मेथड हमारा आइसोहाइटल मेथड ही होता है और इस पे बेस्ड कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। अगर आपके 2000 ये पेपर जो हम करा रहे हैं 2013 का है और अगर इसमें 2013 में आपको डेफिनेशन पूछी यानी कि इसके बारे में पूछा है तो इस बार आपसे इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो आई होप आप न्यूमेरिकल इससे जो भी क्वेश्चन है वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओगे। और इस एग्जामिनेशन के लिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव के लास्ट कुछ 2-3 साल के जो क्वेश्चन बैंक हैं, अगर हो सके तो उसको कंप्लीट वे में लगा लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखते कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से उठा करके ही पूछते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो। तो गाइस उसको ज़रूर से ज़रूर लगा जाएगा। और अगर डायरेक्टली नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर ही फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट। 2 रिजर्वायर्स दे रखे हैं हमको जो कनेक्ट किया गया है विद द पाइप ऑफ 120 मीटर लॉन्ग एंड 100 mm इन डायमीटर, ठीक है। फॉलोड बाय अनदर पाइप जिसकी लेंथ है 60 मीटर एंड 50 mm डायमीटर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, जिसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर और डायमीटर है 100 mm और इसकी लेंथ दे रखी है 60 मीटर और डायमीटर है 50 mm। तो टोटल हेड लॉस बिटवीन द रिजर्वायर दे रखा है 10.3 मीटर का टोटल हेड लॉस है इन दो रिजर्वायर्स के बीच में और एफ की वैल्यू हमको दे रखी है 0.03। कंप्यूट द डिस्चार्ज नेग्लेक्टिंग माइनर लॉसेज। माइनर लॉसेस को इसमें हमको नेग्लेक्ट करना है। तो लेट क्यू भी जो डिस्चार्ज हमने देख लिया, क्यू इज द डिस्चार्ज जो इस पाइप में ट्रांसफर हो रहा है। और हेड लॉस क्या होगा, टोटल हेड लॉस विल बी इक्वल टू इसका पाइप का हेड लॉस प्लस इस पाइप का हेड लॉस, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमको वही हेड लॉस मिल जाएगा जो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो HL1 प्लस HL2 हमने लगा दिया इज इक्वल टू टोटल हेड लॉस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डार्सी-विज़बैक इक्वेशन लगाएंगे। जो इक्वेशन है हमारी, दिस इज डार्सी-विज़बैक इक्वेशन। डार्सी-विज़बैक इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर अप्लाई करी। अब देख सकते हैं ये क्या है, FL_V² प्लस FL_V²/2GD। ये फर्स्ट पाइप के लिए, ये सेकेंड पाइप के लिए। अब हमको पता है Q की वैल्यू डिस्चार्ज क्या होता है, A × V और V इज इक्वल टू V इस इक्वेशन से क्या आ गया,
Q इज इक्वल टू ए वी होता है और V इज इक्वल टू Q अपॉन ए आ गया और A हमको पता है इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर आ गया। तो ये एरिया, अब हमने जब वैल्यूज रिप्लेस करी यहाँ पर तो ये हमारा इस टर्म से बन गया FL/Q स्क्वायर अपॉन 12.1 d⁵ प्लस ये वैल्यू हमारी आ गई HL की। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेसमेंट कर दिया, इसमें 10.3 रख दिया और इसमें वैल्यूज़ हमने पुटअप कर दी। इसको जब हमने सॉल्व किया तो डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई हमारी ऑलमोस्ट 0.004512 मीटर क्यूब पर सेकेंड और जब हमने इसको जब लीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो आ गया 4.512 लीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्चार्ज की जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू 4.512 लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज यही आपसे पूछा गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मुश्किल क्वेश्चन ही आता है, इजी क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकाल देना है। अगला देखते हैं, फाइंड द विड्थ ऑफ एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम हुज हाइट हमको दे रखी है 100 मीटर की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम मटेरियल इज 2.2 एंड सीपेज कोएफिशिएंट एट बेस हमको दे रखा है 0.8। तो ये वैल्यूज हमको गिवन है। उसके बाद तो जो विड्थ होती है एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम की दिस इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ HC माइनस C। ये जो कंडीशन होती है ये किसके लिए होती है, जब इसमें नो टेंशन, जब हम चाहते हैं कि बेस में कोई भी टेंशन ना है। दिस कंडीशन इज फॉर नो टेंशन एट हील अंडर फुल रिजर्वॉयर कंडीशन। ठीक है, अगर आप नो कंटेंशन है एट द हील आप चाहते हो तो आपको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी, तो इससे आपकी बी की वैल्यू निकल जाएगी। और एक और कंडीशन होती है फॉर नो स्लाइडिंग, अगर आप चाहते हो स्लाइडिंग भी नहीं आए, स्लाइडिंग भी ना आए तो है इसके लिए क्या होता है, बी इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h अपॉन म्यू अंडर रूट ऑफ SC माइनस C। तो ये फॉर्मूला होता है फॉर नो स्लाइडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो जब b की वैल्यू आपने रिप्लेस करी तो h की वैल्यू आपने 100 पुट कर दी और SC की वैल्यू दी हुई 2.2 और C की वैल्यू दे रखी है 0.8। अब यहाँ पे इस ग्रेविटी डैम में हमको ये नहीं दे रखा है कि फॉर नो स्लाइडिंग कंडीशन है या नो टेंशन कंडीशन है, तो हमने क्या किया है, अब क्योंकि यहाँ पर म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, नॉर्मली h की दे रखी है, SC की दे रखी है और C की दे रखी है, तो हमने क्या कर दिया कि फॉर नो टेंशन एट अ डेवलप एट हील पर लेकर के इस कंडीशन को लेकर के हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो जो आंसर आया हमारा इट वाज 84.52 मीटर। सो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ BOD टेस्ट रॉ मटेरियल हमको दे रखा है 3.0 ml का और इसको हम डाइल्यूट किया हमने 300 ml तक। ठीक है, फिर डाइल्यूटेड सीवेज वॉज ऑब्जर्व फॉर इट्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एट अ बिगनिंग एंड एंड ऑफ 5 days इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ 8.6 मीटर पर लीटर एंड 4.6 मिलीग्राम पर लीटर डिटरमाइन द BOD ऑफ द रॉ सीवेज। रॉ सीवेज में हमको BOD निकालना है, तो BOD फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। अब जो क्योंकि ये रॉ मटेरियल है तो इसको डाइल्यूट किया गया कितना 300 ml तक, तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना निकाल लेंगे, 300 ml तक इसको डाइल्यूट किया, 300 अपॉन 3 इज इक्वल टू 100 आया आपका। अब BOD 5 days का हमने निकाल दिया, इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन दे रखा है हमारा 8.6 और फाइनल दे रखा है 4.6, तो ये मिलीग्राम पर लीटर है आंसर इसका, ये जो यूनिट है। तो ये 8.6 माइनस 4.6 इंटू 100 आपका डाइल्यूशन फैक्टर आ गया। अब जब आप BOD को वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो ये 400 मिलीग्राम पर लीटर वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है F पार्ट, पहले क्वेश्चन का F पार्ट। 2 लेन रोड दे रखी है, मतलब डिज़ाइन स्पीड दे रखी है आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कर्व और जिसकी रेडियस दे रखा है आपको 480 मीटर। हमको डिज़ाइन करना है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। बाय हाउ मच शुड द आउटर एजेस ऑफ द पेमेंट बी रेस्ड, आउटर एज जो है कितना हम रेस करें।
to be raised with respect to the center line, with respect to center line. ये उसकी क्या हो गई, रोड की सेंटर लाइन हो गई. If the pavement is rotated with respect to the center line and the width of the pavement at the horizontal curve is 7.5 मीटर. हमको तो विड्थ दे रखी है पेमेंट की, कितनी दे रखी है 7.5 मीटर. तो देख लेते हैं, V दे रखा है, R दे रखा है. सो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू 0.75 V स्क्वायर अपॉन 127 R. अब हमने E की वैल्यू निकाली, दिस इज 0.054. जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.07, इट इज लेस दैन द मैक्सिमम वैल्यू, हेंस इट इज करेक्ट. नाउ अब हमको विड्थ दे रखी थी 7.5 मीटर की, तो जो हमने विड्थ टोटल विड्थ, ये पूरा आपका विड्थ दे रखी 7.5 मीटर. अब सेंटर लाइन के अबाउट हमने इसको रोटेट किया थीटा एंगल से, तो जो E होता है सुपर एलिवेशन, E इज व्हाट, tan थीटा के बराबर इक्वल, E इज इक्वल टू साइन थीटा. अब साइन थीटा फॉर छोटी वैल्यू के लिए इक्वल होता है tan थीटा के, एंड दिस tan थीटा इज इक्वल टू दिस रेस्ड का पोर्शन, दिस इज रेस्ड पोर्शन इज x अपॉन दिस पोर्शन, एंड दिस विल बी W/2. तो यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई W/2 इंटू E हमको दे रखा है 0.059. तो जब हमने E की वैल्यू लेकर के यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, तो जो हमारा रेस कितना हमने रेस करना पड़ा हमको, 0.222 मीटर हमको वैल्यू रेस करनी पड़ी. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है. अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी हुई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करी हुई है तो आप प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को. सो गाइस थैंक यू. हमने अभी फर्स्ट पार्ट सेट किया हुआ है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हम अगले सेट में आपके लिए लेकर आएंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और वीडियोज़ लाने का. So guys, thank you and keep watching.